जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी इन लेक्चर नंबर 8 ऑफ थेरापेटिक एक्सरसाइजेज एंड टेक्निक्स 2। उसमें हम लोगों ने बात की थी अबाउट द स्पाइन। ठीक है कि स्पाइन में हम लोगों की क्या क्या इश्यूज हैं। ठीक है, खास तौर पर जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क रिलेटेड पैथोलॉजीज थी, जो सेगमेंट जो आपके पैथोमैकेनिकल रिलेशनशिप था विद द फेसर जॉइंट्स। ठीक है, हम लोगों ने उसकी बात की कि किस तरीके से इंटरवर्टिब्रल डिस्क को जब इंजरी होती है तो फिर लेटर ऑन किस तरीके से आपके फेसर जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेटर ऑन किस तरीके से आपके वर्टिब्रल बॉडीज की डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड लेटर ऑन किस तरीके से सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी आती है। ठीक है, सो हम लोगों ने रिलेटेड पैथोलॉजीज पढ़ी थी। ठीक है, रिलेटेड पैथोलॉजीज किससे रिलेटेड, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैथोलॉजी से रिलेटेड जो फर्दर पैथोलॉजीज हो सकती हैं वो हम लोगों ने पढ़ी थी। हम लोगों ने पैथोमैकेनिकल रिलेशनशिप पढ़ा था फेसर जॉइंट का। हम लोगों ने फेसर जॉइंट को डिफाइन किया था कि व्हाट आर फेसर जॉइंट्स। ठीक है, उनके करेक्टर्स क्या हैं। ठीक है, खासतौर पर जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या रखे हुए हैं, मेनिस्क्वाइड्स रखे हुए हैं। ठीक है, आर्टिकुलर सर्फेसेस के दरमियान, और वो मेनिस्क्वाइड्स हेल्प करते हैं स्लाइड ग्लाइडिंग मैकेनिज्म को। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों ने बताया था कि लॉक बैक मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से आपकी जो बैक है वो लॉक हो जाती है। ठीक है, जब ये मेनिस्क्वाइड्स जो हैं वो सुप्रा कैप्सुलर और इंफ्रा कैप्सुलर फोल्ड्स में आपके इंट्रैप हो जाते हैं। इसको हम लोग इंट्रैपमेंट भी बोलते हैं और इसको हम लोग एक्सट्रैपमेंट भी बोलते हैं। So here in lecture number 9, we are going to study the physical examination. ठीक है, how we will conduct it. ठीक है, आप सबकी स्क्रीन पे शो हो रहा है द फर्स्ट स्टेप इन एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन इज द हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री आप लेते हो रिगार्डिंग द पेशेंट। ठीक है, रिगार्डिंग द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स, रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम्स। ठीक है, regarding the severity of the symptoms, regarding the traumatic injury। ठीक है, और the repetitive trauma which he or she is doing from a prolonged time period। ठीक है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड पूछा जाता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज सिस्टम्स रिव्यू। ठीक है, हम लोग सिस्टम्स को रिव्यू करते हैं वन बाय वन इन ऑर्डर टू कंक्लूड वेदर वी आर एबल टू मैनेज दिस पेशेंट और वी हैव टू रेफर दिस पेशेंट टू अनदर फिजिशियन और अ सर्जन। ठीक है, यहाँ पर आपने एक्चुअली देखना होता है कि ये जो आपके जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं, आपके पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं जो ऑकर कर रहे हैं, whether it is due to the musculoskeletal system or whether it is due to some other system। as we know that low back pain, ठीक है, या बैक पेन जो है वो आपकी रीनल सिस्टम की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, जब जो आपके किडनीज हैं, किडनीज का इंफेक्शन हो। ठीक है, तब भी आपको लो बैक पेन स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत मैकेनिज्म और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी लो बैक पेन में। ठीक है, so here we have to review the systems one by one in order to analyze or focus के whether we are able to manage this patient or not। ठीक है, और we have to refer him or her to another physician or a surgeon। जो नेक्स्ट स्टेप है डेट इज टेस्ट एंड मेजर्स। ठीक है, इसमें हम लोग टेस्ट एंड मेजर्स परफॉर्म करते हैं। टेस्ट एंड मेजर्स क्या होते हैं? ठीक है, जो टेस्ट होता है डेट कैन बी फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। ठीक है, फिजिकली एग्जामिनेशन में हम लोग कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं रिलेटेड टू फिजिकल थेरेपी। ठीक है, हर रीजन का अपना एक फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है या हर पैथोलॉजी का अपना एक टेस्ट होता है
जिससे हमें पता चलता है कि ये कंडीशन हो सकती है या ये कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है। मेजर्स जो होते हैं डेटा और बेसलाइन मेजरमेंट्स। बेसलाइन मेजरमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट आपके पास पहली दफा आया है तो उसकी क्या मूवमेंट, कितनी मूवमेंट अवेलेबल है, ठीक है, वो कितनी मूवमेंट विदाउट पेन परफॉर्म कर सकता है, इजीली परफॉर्म कर सकता है, उसका स्टैंस क्या है खड़े होने का, उसका वॉकिंग गेट क्या है, क्योंकि स्पाइन में हमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक खड़े होने का क्या स्टाइल है, ठीक है, या खड़ा पेशेंट कैसा हो रहा है, हमने उसको ऑब्जर्व करना होता है। तो दीज आर द बेसलाइन मेजरमेंट्स। हमने रेंज ऑफ मोशन को मेजर करना है, ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रेंथ को मेजर करना है एट द वेरी फर्स्ट सेशन, ठीक है, ताकि हमारे पास बेसलाइन मेजरमेंट आ जाए और एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान हमें ये पता चल सके कि कितनी बेहतरी आई है, ठीक है। फिर हम बेसलाइन मेजरमेंट्स से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कितनी अच्छी ट्रीटमेंट चली है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस के परफॉर्म किया जाता है। डायग्नोसिस के लिए हम लोग सिंपली डिफरेंट पैथोलॉजिकल टर्म्स हैं जो कि हम लोग डिनोट करते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस और दिस कंडीशन। The next step is prognosis. Prognosis is the time of recovery, ठीक है, the expected time of the recovery के कितने अरसे में पेशेंट ठीक हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ रिकवरी और द एक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम से मुराद क्या है कि पेशेंट कितना ठीक हो सकता है, एक तो कितने देर में ठीक हो सकता है, और फिर सेकंड एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होता है कि कितना बेहतर हो सकता है अपनी इस कंडीशन से, जो कि उसके पास प्रेजेंट कंडीशन है, जब वो आपके पास आया है तो वो इससे कितना बेहतर हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज प्लान ऑफ केयर, ठीक है। प्लान ऑफ केयर मीन्स कि हम लोगों ने किस तरीके से केयर का प्लान, हम लोगों ने किस तरीके से प्लानिंग करनी है, और रिगार्डिंग द पेशेंट, वेदर वी हैव टू अप्लाई हॉट पैक्स, वेदर वी हैव टू अप्लाई द कोल्ड पैक्स, ये आप सब लोगों ने लिखना होता है, ठीक है, वन बाय वन, कि जी फर्स्ट ट्रीटमेंट सेशंस में या फर्स्ट वीक के सेशंस में, ठीक है, इतने दिन थेरेपी होगी, ठीक है, 3 दिन थेरेपी होगी, 4 दिन थेरेपी होगी, 15 मिनट्स की होगी, 30 मिनट्स की होगी, हम लोगों ने इलेक्ट्रोथेरेपी यूज करनी है, हम लोगों ने मैनुअल थेरेपी यूज करनी है, हम लोगों ने स्ट्रेचिंग यूज करनी है, मोबिलाइजेशन यूज करनी है, व्हाटसोएवर। So this plan of care includes the how you will going to treat the patient, ठीक है, in other words how you are going to treat the patients regarding physical therapy management, ठीक है। So these are the 6 basic points of examination and evaluation, ठीक है, that are important in your and that are important to you as a physical therapist। इसी को आगे लेकर चलते हैं। Now the principles of management, ठीक है। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस लिहाज से कि अभी ये बेसिक आप लोगों का है, जैसे जैसे आप लोग हायर लेवल पर जाओगे, हायर सेमेस्टर्स में जाओगे, तो वहां पर आपको ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा किसके ऊपर, आपकी असेसमेंट पर, आपकी एग्जामिनेशन पर और आपकी इवैल्यूएशन पर। सो देयर आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उन्होंने कहा रिकवरी की स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ रिकवरी। द फर्स्ट वन इज एक्यूट स्टेज विद इन्फ्लेमेशन, ठीक है। वो कहते हैं जो एक स्टेज जो कि इन्फ्लेमेशन के साथ हो रही है वो ऑलमोस्ट 4 वीक्स तक चलती है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 4 वीक्स तक चलती है। एक सेकंड स्टेज उसने कहा है कि वो भी एक्यूट स्टेज होगी लेकिन वो विदाउट इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, उसमें कोई इन्फ्लेमेटरी साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो उसमें क्या होगा, आपको न्यूरोपैथिक के साइन एंड सिम्टम्स मिल सकते हैं, नर्व ओरिजिन के साइन एंड सिम्टम्स मिल सकते हैं। इसकी भी जो ड्यूरेशन होगी वो क्या होगी, 4 वीक्स की होगी। जो थर्ड स्टेज है दैट इज सब एक्यूट स्टेज। सब एक्यूट स्टेज की जो ड्यूरेशन है दैट इज 4 to 12 वीक्स, ठीक है। और जो आपके क्रॉनिक स्टेज का है दैट इज ग्रेटर देन 12 वीक्स, ठीक है। आपके सब एक्यूट स्टेज 4 से 12 हफ्तों के दरमियान जो स्टेज आ रही है दैट इज सब एक्यूट स्टेज, ठीक है। और जो क्रॉनिक स्टेज है दैट इज ऑफ ग्रेटर देन 12 वीक्स, ठीक है। और जो क्रॉनिक पेन सिंड्रोम है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफीज पढ़ी थी, ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें ये जो रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी है या जो आपकी एक और जो है इम्पोर्टेंट
कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम की टाइप 1 और टाइप 2 जो पड़ी थी, कॉजल्जिया, ठीक है, एंड न्यूरल्जिया, ठीक है, इनमें कॉजल्जिया एंड रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी, ये जो टाइप्स हैं ये भी एक्चुअली क्या है, क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स हैं, ठीक है। तो मोर देन 6 मंथ्स तक अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट करें तो डेट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ क्रॉनिक पेन सिंड्रोम, ठीक है। और ऐसा होता है जब पेशेंट मैनेजमेंट के लिए कहीं नहीं जाता या किसी से नहीं पूछता, अपने किसी भी फिजिशियन से या अपने किसी भी डॉक्टर से नहीं पूछता, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो कहते हैं नॉन वेट बेयरिंग बाइस, ठीक है। वो कहते हैं हम लोग नॉन वेट बेयरिंग मैनेजमेंट कब यूज करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं नॉन वेट बेयरिंग एक्टिविटी, नॉन वेट बेयरिंग मैनेजमेंट हम तब यूज करते हैं जब पेशेंट इजीली खड़ा ना हो सके, मतलब कि पेशेंट जब भी लेटा हो तो उसके सिम्टम्स गायब रहें, ठीक है, सिम्टम्स ना हो, साइलेंट सिम्टम्स उसके खत्म हो जाएं, लेकिन जैसे ही पेशेंट सिटिंग पोजीशन में आए या स्टैंडिंग पोजीशन में आए तो उसकी साइलेंट सिम्टम्स बहुत ज्यादा सिवियर हो जाएं, ठीक है। It usually happens during the acute stage, during the acute traumatic injury to the intervertebral disc, ठीक है। अगर तो पेशेंट खड़ा होते ही या सिटिंग में अगर पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स इतना ज्यादा सिवियर हो जाते हैं तो फिर एक्चुअली क्या होता है कि हमें नॉन वेट बेयरिंग मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ता है। नॉन वेट बेयरिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या मैनेजमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैक्शन, ठीक है। वो ट्रैक्शन क्या होती है, हम लोग लंबर स्पाइन को मैनुअली ट्रैक्शन दे सकते हैं, हम लंबर स्पाइन को विद द हेल्प ऑफ मशीन मैकेनिकल ट्रैक्शन के तौर पर हम उसको ट्रैक्शन दे सकते हैं। ट्रैक्शन क्या करती है एक्चुअली, ट्रैक्शन आपके वर्टिब्रास को सेपरेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। आपके जितने भी लंबर के वर्टिब्रास हैं, थोरेसिक के वर्टिब्रास हैं, ये वन बाय वन क्या होते हैं, एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, ठीक है। जब ये एक दूसरे से अपार्ट होते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जितने भी कंप्रेसिव फोर्सेस जनरेट हो रही होती है स्पाइन के ऊपर वो सारी खत्म हो जाती हैं, और जो मसल्स इन कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से टाइट हुए होते हैं वो मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स में काफी रिकवरी आना शुरू हो जाती है। सो सेकंड नॉन वेट बेयरिंग मैनेजमेंट क्या है कि हम लोग पूल थेरेपी यूज करें, हम लोग पूल के अंदर पेशेंट को ले जाएं। जब वाटर, आप सबको पता है जब हम लोग ने एक्वेटिक एक्सरसाइजेस पढ़ी थी तो हम लोग ने क्या कहा था कि जो वाटर होता है वो आपकी वेट बेयरिंग को नॉन वेट बेयरिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, आपके वेट को बेयर करता है एक्चुअली वाटर, जिसकी वजह से आपकी स्पाइन के ऊपर, आपके जॉइंट्स के ऊपर से वेट ऑफलोड हो जाता है, ठीक है। सो ये मैनेजमेंट हम यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज हार्नेस, ठीक है। अब अभी क्योंकि शिफ्ट हुई हैं, आप उनकी लैब्स अब इस बिल्डिंग में आ रही हैं, तो पहले हार्नेस उन्होंने लगाया हुआ था, ठीक है। इट इज एक्चुअली अ पूल लाइक सिस्टम, ठीक है, पोल होता है, ठीक है, ऊपर, ठीक है, और उसके साथ बेल्ट्स होती हैं लगी हुई अटैच। तो हम लोग क्या करते हैं, उन बेल्ट्स के अंदर पेशेंट को टाई अप कर देते हैं। जब पेशेंट को उसके अंदर टाई अप कर देते हैं, ठीक है, तो उनको हम उस पेशेंट को लिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, उस पोल के ऊपर पेशेंट को लिफ्ट कर लेता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, जब पेशेंट को वो लिफ्ट कर लेता है तो उसकी तो लोअर एक्सट्रीमिटी के ऊपर कोई वेट नहीं हो रहा, ना वो जमीन के ऊपर खड़ा है, जिसकी वजह से वेट बेयरिंग ऑफलोड हो जाती है, ठीक है। और पेशेंट की इजीली हम लोग अपर एक्सट्रीमिटी की एक्टिविटीज, हम लोग लोअर एक्सट्रीमिटी की एक्टिविटीज परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक हो गया। सो दैट इज अ नॉन वेट बेयरिंग बाइस, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एक्सटेंशन बाइस, ठीक है। एक्सटेंशन बाइस क्या है, वो कहता है कि जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करे विद अ फ्लेक्स पोस्चर, ठीक है, सही है, और उस फ्लेक्स पोस्चर के साथ लेटरल शिफ्ट भी प्रेजेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती। जब पेशेंट आपके पास फ्लेक्स पोस्चर के साथ प्रेजेंट करे और जब आप उसको एक्सटेंशन करवाएं तो उसके सिम्टम्स क्या हो जाएं, कम होना शुरू हो जाएं। पेशेंट आपके पास आया फ्लेक्स पोस्चर के साथ, आपने क्या किया, उसके सिम्टम्स को एक्सटेंशन जब आपने करवाई तो उसके सिम्टम्स क्या होना शुरू हो गए, कम होना शुरू हो गए। अगर उसके सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाएंगे तो हम उसको एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस के ऊपर रखेंगे, ठीक है, सही है। एक पेशेंट फ्लेक्स पोस्चर के साथ आया, हमने उसको टेस्ट किया कि जी हम एक्सटेंशन करवा के देखते हैं, अगर उसकी एक्सटेंशन से उसके सिम्टम्स कम हुए हैं तो हम उसको किसकी तरफ लेकर जाएंगे, एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस की तरफ लेकर जाएंगे, दैट इज एन एक्सटेंशन बाइस, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज
flexion. Now when will be the extension is will be contraindicated. वो कहते हैं कि जब कोई भी पोजीशन आपके सिम्टम्स को डिक्रीज ना करे, ठीक है, वो चाहे एक्सटेंशन की पोजीशन हो, वो चाहे फ्लेक्शन की पोजीशन हो, जब कोई भी सिम्टम्स ईज आउट ना करे आपके सिम्टम्स को, तो हम लोगों ने एक्सटेंशन बायस नहीं करवानी। वो कहते हैं व्हेन देयर इज माइलोपैथी, अगर माइलोपैथी है, ठीक है, और सेटल एनेस्थीसिया है, या फिर कार्डियक वाइना सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स हैं, तब भी हम लोग एक्सटेंशन बायस की तरफ नहीं लेकर जाते। और द लास्ट वन इज कि जब पेशेंट अपने आप को पेन की वजह से बहुत ज्यादा स्टिफन कर ले, बहुत ज्यादा रिजिड कर ले, तब भी हम एक्सटेंशन बायस की तरफ नहीं लेकर जाते। सो इन दीज 3 केसेस एक्सटेंशन बायस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। नाउ फ्लेक्शन बायस, अब पेशेंट आपके पास आता है, अब भी पेशेंट अगर आपके पास आता है विद अ फ्लेक्स पोस्चर, ठीक है, विद अ फ्लेक्स पोस्चर, और आप उसको एक्सटेंशन करवाने की कोशिश करते हो तो उसके सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाते हैं, लेकिन जब आप उसको फ्लेक्शन बायस करवाते हो तो उसके सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, ईज आउट होना शुरू हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो फिर हम लोग उसको फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस के ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है। अब सिंपली वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब आपके एक्सटेंशन बायस की मैं बात करता हूं, जब आपके पास एक्सटेंशन बायस में पेशेंट आया था फ्लेक्स पोस्चर के साथ, ठीक है, तो इट मींस कि वो वहां पर कॉन्टिन्यूसली वर्कआउट कर रहा था विद द फ्लेक्स पोस्चर, ठीक है, जिसकी वजह से वो वापस एक्सटेंशन में नहीं आ सका, वो फ्लेक्स पोस्चर में ही रहा, ठीक है, सही है। और वो फ्लेक्स पोस्चर उसके लिए क्या हो गया, पेनफुल हो गया। तो हमने उस फ्लेक्स पोस्चर से जब उसको एक्सटेंशन की तरफ लेकर गए तो वो उसके लिए ईज आउट हो गई, उसके साइन एंड सिम्टम्स कम हो गए, ठीक है। सो दैट इज एन एक्सटेंशन बायस। हम उसको क्या करवाते हैं, एक्सटेंशन मैनेजमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। नाउ द फ्लेक्शन बायसेस, अब भी पेशेंट आपके पास फ्लेक्स पोस्चर के साथ आ रहा है, लेकिन ये जो फ्लेक्स पोस्चर उसने अडॉप्ट किया है, ये एक्चुअली कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि वो किससे बच रहा है, पेन से बच रहा है। वो पेन से तब बच रहा है और पेन से बच के तब फ्लेक्शन में जाएगा जब उसको एक्सटेंशन में पेन हो रही होगी। अगर किसी पेशेंट को एक्सटेंशन में पेन हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फ्लेक्शन की तरफ जाएगा। तो जो पेशेंट फ्लेक्शन में जा रहा है ड्यू टू कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स और ड्यू टू और ऑफ द रीजन के वो अवॉइड करना चाहता है साइन एंड अपनी पेन को, ठीक है, और वो फ्लेक्स पोस्चर में जा रहा है, तो तब हम क्या करवाते हैं, फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाते हैं। फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जब वो कहता है कि जो एक्सटेंशन है वो सिम्टम्स को रिलीव कर दे। जब एक्सटेंशन सिम्टम्स को रिलीव करी होगी तो आपने एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस की तरफ लेकर जाना है, फिर आपने फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस की तरफ नहीं लेकर जाना। और वो कहते हैं जब फ्लेक्शन जो है, फर्दर फ्लेक्शन जो है वो आपके सिम्टम्स को एग्रेवेट कर दे, पैराफ्रलाइज कर दे आपके सिम्टम्स को, तब भी आपने फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस की तरफ नहीं लेकर जाना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन हम लोग करते हैं सेगमेंट्स की हाइपोमोबिलिटी को खत्म करने के लिए। हम सेगमेंट्स की हाइपोमोबिलिटी को खत्म करते हैं ताकि आपके सेगमेंट जो है वो इजीली फंक्शन परफॉर्म कर सकें, एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। मसल एंड सॉफ्ट टिश्यू लीजन। अच्छा, जो पेशेंट आपके पास आता है विद मस्कुलर इंजरीज, ठीक है, उनमें आपके पास जो जितने भी सॉफ्ट टिश्यू या मस्कुलर लीजन्स हैं, सॉफ्ट टिश्यू लीजन्स हैं, ठीक है, उनमें ज्यादातर क्या हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, ठीक है, लिगामेंट का टियर हो सकता है, कंट्यूजन्स हो सकते हैं या ओवरयूज हो सकता है, ठीक है। सो दीज 4 आर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अदर एनी अदर, ठीक है, जिसमें टियर्स हैं, ठीक है, ओवरयूज सिंड्रोम है या कंट्यूजन्स हैं। डायरेक्ट ट्रॉमा हो किसी मसल को और वहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो उसको हम लोग कंट्यूजन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेन क्या है, मसल्स का स्ट्रेन, ठीक है, मसल इसेंट्रिकली और कंसेंट्रिकली जब वर्क कर रहा होता है बहुत ज्यादा, मतलब मैं रेपिटेटिवली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में जाऊं विद अ लोड, अगेंस्ट अ लोड, कंसेंट्रिक में भी और इसेंट्रिक में भी, ठीक है, तो क्या होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर वो लोड मेरी मेटाबॉलिक मसल्स की मेटाबॉलिक कैपेसिटी की से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्या हो जाए,
मसल स्ट्रेन हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है अबाउट द प्रोटेक्शन फेज, कंट्रोल्ड मोशन फेज एंड रिटर्न टू फंक्शन फेज। दीज आर द मैनेजमेंट गाइडलाइंस, ठीक है। वो क्या कहता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने सॉफ्ट टिश्यू, आप लोगों ने थेरापेटिक एक्सरसाइजेज में वन में, थेरापेटिक टेक्निक्स एंड एक्सरसाइजेज वन में आप लोगों ने पढ़ा होगा अबाउट द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में हम लोग क्या करते हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट, उसमें भी हम लोग इसी तरीके से सब एक्यूट स्टेज में, सब एक्यूट स्टेज में और क्रॉनिक स्टेज में मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक्यूट स्टेज में क्या होता है कि हम लोगों का ज्यादातर फोकस होता है प्रोटेक्शन पे, ठीक है। एक्यूट स्टेज में हम प्रोटेक्ट करते हैं। एक्चुअली हम प्रोटेक्ट किस पार्ट को करें? उस इंजर्ड पार्ट को करें प्रोटेक्ट, ठीक है। उस इंजरी को लोकलाइज्ड ही रख रहे हैं अगर वो लोकलाइज्ड है तो, ठीक है। उस इंजरी को फर्दर सिवियरिटी की तरफ नहीं जाने दे, ठीक है, सही है। प्रोटेक्शन फेज में हमारा ज्यादातर फोकस होता है प्राइस थेरेपी पे, ठीक है, सही है। प्राइस थेरेपी P4। जी बच्चों, सर प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन। शाबाश। So these are the five management guidelines regarding the protection phase, ठीक है। हम प्रोटेक्शन फेज में या एक्यूट स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं इंजर्ड पार्ट को, ठीक है। इसी तरीके से स्पाइन का भी सेम मैकेनिज्म है। एक्यूट स्टेज होगी तो हम लोग हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस इंजर्ड पार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और जो सराउंडिंग के जितने भी सेगमेंट्स होंगे कोशिश करेंगे कि उनमें मूवमेंट को परफॉर्म करवाया जाए, ठीक है। उसमें क्या करवाया जाए? मूवमेंट को परफॉर्म करवाया जाए। जो एक्यूट स्टेज में बाकी जो सेगमेंट्स जो के फंक्शनल हैं, ठीक है, हम उनमें मूवमेंट परफॉर्म करवाने की कोशिश करेंगे ताकि उनमें हाइपोमोबिलिटी डेवलप ना हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। कि अगर हमने उस इंजर्ड पार्ट को रेस्ट देना है, ठीक है, तो किसी तरीके से हम लोग बाकी जो सेगमेंट्स हो उनको मूव करवाने की कोशिश करें, ठीक हो गया। द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल्ड मोशन फेज। जो सब एक्यूट स्टेज होती है उसमें हम लोग कंट्रोल्ड मोशन फेज होता है, वो हम लोगों का मैनेजमेंट के लिहाज से कंट्रोल्ड मोशन फेज का मतलब क्या है कि अब हम लोग उस इंजर्ड पार्ट में भी कंट्रोल्ड मोशन स्टार्ट करवा देते हैं। कंट्रोल्ड मोशन का मतलब क्या है कि हम लोग सबसे स्टार्ट के अंदर मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस शुरू करवाएंगे। मसल सेटिंग्स दे आर एट द मिनिमल लेवल। उसके बाद हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे। उसके बाद हम लोग मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स परफॉर्म करवाएंगे। जिस तरीके से पेशेंट की पेन कम होती जाएगी हम एडअप करते जा रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट्स इनिशिएट करवाते जा रहे हैं। इसी तरीके से हम कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे आफ्टर मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स। उसके बाद हम लोग इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे, ठीक है। कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस जब पेशेंट परफॉर्म करता है तो इट मींस कि वो 70 to 80% रिकवर कर गया। अब बाकी जो रह गई है दैट इज एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ, जो कि उसने अचीव करनी विद इसेंट्रिक और प्लियोमेट्रिक ट्रेनिंग, ठीक हो गया। कंट्रोल्ड मोशन फेज इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रीइंजरी के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं पर मूवमेंट बहुत ज्यादा परफॉर्म करवा दी है उसी इंजर्ड एरिया को इन्वॉल्व करते हुए, तो देयर इज अ चांस कि जो हीलिंग हुई थी वो क्या हो जाए दोबारा से, वो जो हील्ड टिश्यू है वो दोबारा से री इंजर्ड हो जाए, ठीक है। सो कंट्रोल्ड मोशन फेज में बेटा बहुत ख्याल रखना होता है किस चीज का, कि आपने जो भी, कोई स्केल नहीं है हमारे पास कि जी इसमें इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करवानी है, इनमें इतनी अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म करवानी है। एक्चुअली हमारे पास क्या है, हमारे पास पेशेंट का पेन थ्रेशोल्ड लेवल है। जहां पर पेशेंट को पेन ना हो, ठीक है, आप वहां पर एक्टिविटीज परफॉर्म करवा सकते हो। जैसे ही पेशेंट को पेन स्टार्ट हो, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर आपने एक्सरसाइजेस बंद कर देनी है, स्टॉप कर देनी है, इससे बियॉन्ड नहीं जाना, ठीक है, जिस पॉइंट पर पेन आना शुरू हो जाए, ठीक है। सो पेन, पेशेंट की पेन परसेप्शन इज इंपॉर्टेंट,
ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंगली एक्सरसाइजेस को एडप्ट करना होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज रिटर्न टू फंक्शन फेज, ठीक है। रिटर्न टू फंक्शन फेज में क्या होता है कि हम अब उसको फंक्शनल एक्टिविटीज की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि हम लोग कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाने के बाद हमारा ज्यादातर फोकस होता है उसकी स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को मेंटेन किया जाए, इंप्रूव किया जाए। तो जो फंक्शन फेज है, रिटर्न टू फंक्शन फेज, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल एक्टिविटीज परफॉर्म करवाते हैं ज्यादातर, ठीक है। अगर कोई एथलीट है तो हम लोग उससे उसकी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज परफॉर्म करवाएंगे। अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, जिसका काम है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करना, तो हम लोग उसमें इंड्योरेंस एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाएंगे। नर्सेज हैं तो भी हम लोग उनमें इंड्योरेंस एक्टिविटीज परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है, ताकि उनका जो फंक्शन है वो बेहतर हो सके। देखो, अगर आपने सिंपली एक्यूट स्टेज को अच्छा सा मैनेज कर लिया है, सब एक्यूट स्टेज को, जो प्रोटेक्शन फेज है और जो कंट्रोल मोशन फेज, अगर आप लोगों ने ये दोनों चीजें अचीव कर ली हैं, लेकिन आपने फंक्शन फेज को बेहतर नहीं किया, फंक्शनल एक्टिविटीज को बेहतर नहीं किया, ठीक है, तो इट मींस कि जब भी वो कोई एक्टिविटीज ऐसी वैसी करने की कोशिश करेंगे, कोई भी एसिमेट्रिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और उनको अगर पेन आएगी तो ऑब्वियसली वो किसको ब्लेम करेंगे, एट द एंड आपको ब्लेम करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइनलाइज इट कि जब वो फंक्शनल एक्टिविटीज परफॉर्म करें, जहां पर वो एसिमेट्रिकल फंक्शनल एक्टिविटीज परफॉर्म करने लगे वहां पर उनको स्टॉप किया जाए, ठीक है। वो सिमेट्रिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करें, और अगर उनके सिमेट्रिकल एक्टिविटीज में कोई भी पेन, कोई भी टाइटनेस डेवलप हो रही है, तो आपको उधर ही वो मैनेज किया जाए, ठीक है। Now the next one is TMJ dysfunction, temporomandibular joint dysfunction, ठीक है। आप सबको पता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आपका, ठीक है, बिल्कुल ईयर लोब्स के, ईयर जो लोब्स हैं इनके बिल्कुल फ्रंट साइड पे आपके पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, ठीक है। इट इज फॉर्म बिटवीन द टेम्पोरल बोन ऑफ द क्रेनियम, ठीक है, एंड द मैंडिबल बोन ऑफ द फेस, ठीक है। दो बोन्स के दरमियान आपका टीएमजे बन रहा है, ठीक है। आप सबको पता है कि मैंडिबल के हेड्स होते हैं, ठीक है, और टेम्पोरल बोन के ऊपर फोसा होता है, ठीक है। मैंडिबल हेड्स दे आर कन्वेक्स इन नेचर, ठीक है, जबकि टेम्पोरल फोसा जो होता है दैट इज अ कनकेविटी, ठीक हो गया, सही है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर इन दोनों चीजों के दरमियान, इन दोनों बोन्स के दरमियान, आर्टिकुलर सर्फेसिस के दरमियान अल्लाह ताला ने एक डिस्क रखी होती है, ठीक है। उस डिस्क की एक कैपेसिटी है बहुत अच्छी, ठीक है। एक तो वो उसके पास दो लेयर्स होती हैं, ठीक है, उसके पास क्या होती है, दो लेयर्स होती हैं, एक अपर लेयर होती है और एक इंफीरियर लेयर होती है, ठीक है। डिस्क के पास अपर लेयर जो होती है, ठीक है, वो शेप को चेंज कर सकती है, ठीक है, लेकिन जो नीचे वाली लेयर है वो शेप को चेंज नहीं कर सकती, वो डायरेक्टली अटैच होती है विद द मैंडिबुलर हेड, ठीक है। मैंडिबुलर हेड के साथ अटैच होती है, ठीक है, नीचे वाली लेयर, और वो अपनी सेम शेप में रहती है चाहे जो मर्जी मूवमेंट हो। लेकिन जो ऊपर वाली लेयर होती है वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम मूवमेंट, ठीक है। वो एक्सट्रीम मूवमेंट्स में ऑब्वियसली इस वजह से शेप को चेंज करती है क्योंकि जब भी आपकी जॉ ओपनिंग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर जाती है, ठीक है, तो आपका मैंडिबुलर फोसा के अलावा, ठीक है, आपके पास जो आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं वो फर्दर आर्टिकुलर सर्फेसेस इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी शेप को चेंज करती है, ठीक हो गया। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वेयर द जॉइंट इज फॉर्मिंग बिटवीन द टू बोन, जॉइंट किन दो बोन्स के दरमियान बन रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके दरमियान डिस्क का क्या फंक्शन है, ठीक है, ऑब्वियसली टू अलाउ मोशन, टू अलाउ फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट ऑफ द माउथ, ठीक है। अब आप देखो कि आप कितना यूज करते हैं अपने माउथ को, बोलने के लिए भी यूज हो रहा है, आपकी च्यूइंग एक्टिविटीज के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है। ये डिस्क है जो एक्चुअली आपकी आर्टिकुलर सर्फेसेस को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी द साइन एंड सिम्टम्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइन एंड सिम्टम है दैट इज अ पेन, ठीक है। वो कहते हैं पेन कहां कहां पर हो सकती है, ठीक है। वो कहते हैं सबसे पहले तो पेन हो सकती है लोकली टीएमजे में। टीएमजे की जो पेन होती है वो यूजुअली आपको फील हो सकती है एयर्स में भी, ठीक है, ठीक है।
लेकिन ईयर्स के अंदर फील नहीं होगी, बाहर आउटर एयर में ज्यादा फील होती है टीएमजे की पेन। ठीक हो गया। या फिर वो कहता है कि जो आपकी डिस्क है, ठीक है, अब सिंपली जो आपकी लिटिल फिंगर्स होती हैं आप उनको अपने ईयर्स में डालकर, ठीक है, नीचे की तरफ प्रेस करें, ठीक है, नीचे की तरफ लाइक दिस, ठीक है, डाउनवर्ड प्रेस करें, ठीक है, डाउनवर्ड एंड एंटीरियरली आप लोगों ने प्रेस करना है। और आप जो भी अपनी मूवमेंट परफॉर्म करवाएंगे आपको फील होगा कि पीछे कोई मूवमेंट हो रही है आपकी, आपको इनके ऊपर फील होगा अपनी लिटिल फिंगर्स के ऊपर। तो एक्चुअली वो क्या है, वो एक्चुअली डिस्क है, उसके अंदर जो पेन होती है वो भी साइन एंड सिम्टम है किसका, टीएमजे डिस्फंक्शन का। ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि आपको फेस के ऊपर पेन हो सकती है। ठीक है, फेस के ऊपर तब पेन होती है जब आपके जो मसल्स होते हैं जो आपके टीएमजे को कंट्रोल करें, टेम्पोरालिस मसल हो गया, मेसेटर हो गया, टेरागॉइड्स हो गए, ठीक है, लेटरल टेरागॉइड हो गया, मीडियल टेरागॉइड, जब ये वाले जो मसल्स होते हैं, ठीक है, अगर इन मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये भी किसका साइन एंड सिम्टम है, आपके टीएमजे डिसफंक्शन का है। और इनमें पेन तब स्टार्ट होती है जब इनमें मस्कुलर इम्बैलेंस डेवलप होता है। मतलब जॉ एलिवेटर्स और जॉ डिप्रेसर्स में अगर इम्बैलेंस डेवलप हो गया है तो उसमें आपको पेन स्टार्ट हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज के आपके सर्वाइकल स्पाइन में पेन स्टार्ट हो जाए या सर्वाइकल स्पाइन में टेंशन डेवलप हो जाए, ठीक है, ड्यू टू टीएमजे डिसफंक्शन, इट इज पॉसिबल। ठीक है, जब सर्वाइकल स्पाइन का इश्यू टीएमजे डिसफंक्शन प्रोड्यूस कर सकता है तो टीएमजे डिसफंक्शन क्यों नहीं सर्वाइकल स्पाइन प्रोड्यूस, सर्वाइकल स्पाइन में टेंशन डेवलप कर सकता है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि जी सर्वाइकल स्पाइन, ये सर्वाइकल स्पाइन के इश्यू की वजह से टीएमजे डिसफंक्शन हुआ या टीएमजे के डिसफंक्शन की वजह से सर्वाइकल स्पाइन का? तो सिंपली हमेशा एक रूल देखें, लेट्स से मैं ये बात कर रहा हूं, हमें कैसे पता चलेगा कि सर्वाइकल स्पाइन के डिसफंक्शन की वजह से टीएमजे का डिसफंक्शन हुआ है या टीएमजे के डिसफंक्शन की वजह से सर्वाइकल स्पाइन का हुआ? तो सिंपली जब आप सर्वाइकल स्पाइन को लेट्स से आपके पास पेशेंट है, सर्वाइकल स्पाइन में भी उसको पेन है, टीएमजे में भी पेन है, आप क्या करो, सर्वाइकल स्पाइन को ठीक करो, ठीक है, ये सर्वाइकल स्पाइन की जो अलाइनमेंट है उसको ठीक करो। अगर सर्वाइकल स्पाइन के अलाइनमेंट से टीएमजे की पेन ठीक हो जाए या कम हो जाए तो इट मींस कि सर्वाइकल स्पाइन वाज द मेन कॉज, वाज द रूट कॉज जिसकी वजह से टीएमजे डिसफंक्शन डेवलप हुआ। ठीक है, और अगर पेशेंट आपके पास आए टीएमजे डिसफंक्शन के साथ भी और सर्वाइकल स्पाइन के पेन के साथ भी, और आप टीएमजे को मैनिपुलेट करो, टीएमजे को ट्रीट करो, और टीएमजे की ट्रीटमेंट की वजह से अगर सर्वाइकल स्पाइन के साइन एंड सिम्टम्स कम हो जाए तो इट मींस कि आपकी TMJ was the root cause. TMJ actually the initial cause of the sign and symptoms. ठीक है? What are the causes? ठीक है? सबसे पहले वो कहते हैं मॉल occlusion. ठीक है? मैल occlusion का मतलब क्या है कि अगर आपके जो टीथ हैं, ठीक है, आपके मैंडिबल के टीथ और मैक्सिलरी टीथ, अगर मैंडिबल और मैक्सिलरी टीथ में जो आपका डिफरेंस है, लेट्स से अक्सर क्या होता है मैक्सिलरी टीथ बहुत ज्यादा आगे हैं या मैंडिबुलर टीथ बहुत ज्यादा आगे हैं, ठीक है, वर्टिकली एक दूसरे की उनके साथ अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है, मिस अरेंज्ड है, ठीक है, तो तब क्या होता है, देयर इज अ चांस कि आपके टीएमजे डिसफंक्शन, टीएमजे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के ऊपर स्ट्रेसेस ज्यादा प्लेस होते हैं। ठीक है, जब आपके मैंडिबल और मैक्सिलरी टीथ के दरमियान जो डिफरेंस है, दे आर नॉट वर्टिकली अलाइंड विद ईच अदर। ठीक है, जब भी माउथ ओपन हो पेशेंट इंडिविजुअल का, या वो लाइक दिस ची ऐसे अपने टीथ दिखाए, टीथ दिखाए अपने, ठीक है, और उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट ना हो अच्छी, ठीक है, आगे पीछे हो टीथ की वर्टिकल अलाइनमेंट, तो इट मींस कि आपका टीएमजे के ऊपर स्ट्रेसेस ज्यादा प्लेस हो रहे हैं। ठीक हो गया। फॉल्टी जॉइंट मैकेनिक्स, ठीक है, फॉल्टी जॉइंट मैकेनिक्स इन्फ्लेमेशन की वजह से, कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो गई है आपके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में, ठीक है, सही है, तो इट कैन लीड टू फॉल्टी बायोमैकेनिक्स। और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में इन्फ्लेमेशन तब होती है जब आपका कोई लेट्स से बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के इन्फ्लेम्ड होने के। इसके अलावा एक्सेसिव यूजेज की वजह से, एक्सेसिव च्यूइंग एक्टिविटीज की वजह से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड होता है।
ठीक है, उस वजह से भी मैकेनिक्स जो है वो फॉल्टी हो सकते हैं। डिस्क जो है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की, अगर वो सबलक्सेट कर जाए, सबलक्सेशन का मतलब है पार्शियल डिसलोकेशन, या पार्शियल डिसलोकेशन हो जाए या फिर कंप्लीट डिसलोकेशन हो जाए डिस्क की, तो दोनों केसेस में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट क्या करेगा, आपको पेन कॉज करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कि अगर मैंडिबुलर हेड का डिसलोकेशन हो जाए, मतलब मैंडिबुलर हेड जो है वो अपनी स्पेस से डिसलोकेट कर जाए, जो उसकी कैप्सूल था, ठीक है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का, वो उस कैप्सूल से बाहर की तरफ मूव कर जाए, क्योंकि टेम्पोरल फोसा इट विल रिमेन एट देयर पोजीशन। ठीक है, टेम्पोरल फोसा अपनी जगह से नहीं हिल सकता क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ क्रेनियम, लेकिन ये जो नीचे मूवमेंट मूवेबल पार्ट है दैट इज अ मैंडिबल। ठीक है, ये डिसलोकेट, इसके डिसलोकेशन के चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा, जॉ एंड बाइट इम्बैलेंसेस। ठीक है, बाइट में इम्बैलेंस आना, बाइट में इम्बैलेंस कब आता है, जब आप एक ही साइड से च्यू करते हो, राइट साइड के ऊपर च्यू करते रहोगे तो ऑब्वियसली जॉ में इम्बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर वही राइट साइड जो है उसमें क्रैपिटेशन आना शुरू हो जाएंगी, वही राइट साइड आपकी पेनफुल ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप खुद से वॉलंटरली उसमें इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, और वो कहता है लास्ट में कि इमोबिलाइजेशन आफ्टर अ सर्जरी, ठीक है, इट कैन आल्सो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। अच्छा जी, वो कहते हैं एटियोलॉजी क्या है, मतलब व्हाट आर द कॉजेस, हमने पहले बात पढ़ी है कॉजेस की, अब उसने फर्दर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो मेस्टिकेशन के मसल्स हैं, इनमें जो मसल स्पैज डेवलप होता है, ठीक है, ये मसल स्पैज एक्चुअली क्या करता है कि जॉइंट के ऊपर एबनॉर्मल फोर्सेस क्रिएट करता है। ठीक हो गया, अब वो कहते हैं ये जो मसल स्पैज्म है ये किस वजह से डेवलप हो सकते हैं, ये इमोशनली भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, जॉइंट मैकेनिक्स के फॉल्टी होने की वजह से भी हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंजरी की वजह से, या फिर पोस्चरल डिसफंक्शन की वजह से टेंशन डेवलप हो सकती है, मसल टेंशन डेवलप हो सकती है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के मसल्स में। ठीक हो गया, इसके अलावा वो कहते हैं साइनस प्रॉब्लम्स। ठीक है, साइनसेस होते हैं नोज, अपर नोज में आपके साइनसेस होते हैं, अगर किसी को साइनस का प्रॉब्लम है, किसी के साइनस इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और वो ज्यादातर अपने माउथ को ब्रीदिंग के तौर पर यूज करता है लाइक दिस, तो तब भी देर आर चांसेस के वो आपकी जॉ को क्या करेगा, डिसफंक्शन में लेकर जा सकते हैं आपके जॉ को। ठीक हो गया, फॉरवर्ड हेड पोस्चर। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज द फॉरवर्ड हेड पोस्चर। ठीक है, तो फॉरवर्ड हेड पोस्चर क्या कहता था कि आपकी लोअर और मिड सर्वाइकल स्पाइन जो है वो फ्लेक्शन में जाए और अपर सर्वाइकल स्पाइन जो है वो एक्सटेंशन में जाए। ठीक है, और लाइक दिस, ये फॉरवर्ड हेड पोस्चर होगा जिसमें टीएमजे में आपको जो टीएमजे डिसफंक्शन में जाएगा ऑब्वियसली, और आपकी जो मैंडिबल है वो रिट्रूजन में जाती है, किसमें जाती है, रिट्रूजन में। ठीक है, लाइक दिस, इस पोस्चर के अंदर। ठीक है, तो कहते हैं रिट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, मैंडिबल रिट्रूजन में गई है तो आपके जितने भी इंटीरियर मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, लेंथेंड हो जाएंगे, और आपके जो पोस्टीरियर मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, शॉर्टेंड हो जाएंगे लाइक दिस। ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस रिट्रूजन में है तो रिट्रैक्टर्स क्या हो जाएंगे, दे विल गेट टाइटेंड, और जो प्रोट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रोट्रूड करना है वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, लेंथेंड हो जाएंगे। So that is a stretch weakness and that is tight weakness. It leads to muscular imbalance. ठीक हो गया, अब वो कहते हैं सडन ट्रॉमा एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी। ठीक है, सडन ट्रॉमा टू टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इटसेल्फ। ठीक है, सर एक बात बताएं, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मसल है, जैसे भी हम रिट्रूजन ऑफ मैंडिबल की बात कर रहे हैं, सर इसमें जो हमारे मसल्स हैं लेंथेंड वाले पैरालिसिस में आते हैं या जो शॉर्टेंड है वो पैरालिसिस में आते हैं, मतलब अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है नहीं इनके जो पैरालिसिस, टाइप है। नहीं आप पैरालिसिस की बात कर रहे हो ना, सर पैरालिसिस। जनरली बात कर रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल जो शॉर्टेंड है उनका चांस ज्यादा होता है कि पैरालिसिस में आ जाएंगे या लेंथेंड का ज्यादा होता है। अच्छा, देखो
कुछ आपकी चीजें हैं लाइक जो पैरालिसिस है इट इज रिलेटेड टू योर न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी में हम पैरालिसिस यूज करते हैं। पैरालिसिस की वजह से मसल्स की क्या होती है, वीकनेस हो जाती है उनमें। वीकनेस फिर सिंपली वीकनेस नहीं रहती, वो एट्रोफी हो जाती है मसल्स की। ठीक है, सही है। अगर हम उनकी मूवमेंट परफॉर्म ना करवाएं तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्टेड शॉर्ट एंड स्टेज में चले जाते हैं। ठीक है, वो टाइटनेस होती है मसल की। ये हम सिंपली मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। जो मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। न्यूरोलॉजी में पैरालिसिस का मतलब क्या है कि मसल कंप्लीट डेफिसिट हो गया है। ठीक है, अब मसल मूव नहीं कर सकेगा। ठीक है, लेकिन इनमें ये जो मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज हैं, जो मैंने स्ट्रेच वीकनेस बताई है या टाइट वीकनेस है, इनमें एक्टिवेशन हो रही है मसल में, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकता है, लेकिन वो उतनी अप टू डेट या अप टू द अवेलेबल मूवमेंट वो परफॉर्म नहीं करेगा या नहीं कर पाता। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताई थी लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। ऑप्टिमल लेंथ से जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, स्ट्रेच वीकनेस क्या होगी, लेंथेंड पोजीशन से जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो मिनिमम कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और जब वो टाइट वीकनेस से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो तो पहले से टाइट है, तो वो फर्दर और क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसमें भी वो मिनिमम कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस। ये टाइट वीकनेस, स्ट्रेच वीकनेस, इट इज रिलेटेड टू योर मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज, जबकि जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं दैट आर डिफरेंट। वो पैरालिसिस न्यूरोलॉजिकल इश्यूज में आ जाता है। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मसल्स पैरालाइज्ड हो रहे हैं। हम यहाँ पर ये जरूर कह सकते हैं कि some muscles they are going to be tight and some muscles they are going to be weak। लेकिन वहां पर क्या है, जो भी मसल पैरालाइज्ड होगा वो वीक ही होगा। ठीक है, होप कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, सो वो अब नाउ व्हाट आर, हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे। So sudden traumatic injury, it can lead to obviously temporomandibular joint dysfunction। ठीक है, वो फ्लेक्शन इंजरीज भी हो सकती हैं, वो एक्सटेंशन इंजरीज भी हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स से फ्लेक्शन इंजरी है जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी। ठीक है, फ्लेक्शन इंजरी, देयर इज अ चांस कि जो आपका मैंडिबल है वो किसके साथ जाके पुश करे, स्ट्राइक करे विद द स्टर्नम। ठीक है, तब भी आपके मैंडिबल की टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन हो सकता है। एक्सटेंशन इंजरीज में क्या होगा कि फर्दर बहुत ज्यादा मैंडिबल जो है वो रिट्रूड करने की कोशिश करेगा, रिट्रूजन में जाने की कोशिश करेगा, उसमें भी वो इंजर्ड हो सकता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। सो वेदर इट इज अ फ्लेक्शन इंजरी, वेदर इट इज एन हाइपर एक्सटेंशन इंजरी, ठीक है, आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है वो डिसफंक्शन में जा सकता है और इट कैन बी अ डायरेक्ट ट्रॉमेटिक इंजरी। ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट ब्लो टू द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, वो भी आपके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को क्या कर सकता है, डिसफंक्शन कर सकता है। अब वो कहते हैं सस्टेन ट्रॉमा। ठीक है, एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग डेंटल सर्जरी। ठीक है, अब वो कहता है कि ऐसी डेंटल सर्जरी जिसमें आपका जो माउथ है वो प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ओपन रहता है। ठीक है, एसिमेट्रिकल पोजीशन में ओपन रहता है। ऑब्वियसली वहां पर डेंटल सर्जन ने अपनी पोजीशन को देखना है, वहां पर उसने ये नहीं देखना कि आपके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। अगर वो कोई ऐसी डेंटल सर्जरी करे जो कि इट विल टेक मोर देन 2 आवर्स या मोर देन 1 hour, ठीक है, तो इट कैन लीड टू टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन, क्योंकि वो वाइड ओपन रखता है टीएमजे को और एसिमेट्रिकल पोजीशन में ओपन रखता है। सो व्हाट विल बी द मैनेजमेंट? हम सबसे पहले मसल्स की जो टाइटनेस होती है हम उसको क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। मसल्स की टाइटनेस कैसे कम की जा सकती है कि हम उनको रिलैक्स करें। रिलैक्सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो सिंपली जो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में मसाज हो गई, ठीक है, क्रॉस फिंगर टेक्निक्स हैं, ठीक है, ट्रांसफर्स फ्रिक्शन है, ट्रांसफर फ्रिक्शन मसाज है, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन मसाज है, ये जितने भी हैं सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस, नीडिंग है, ठीक है, ये सारी किसके लिए हैं, एक्चुअली आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हैं। ठीक है, फिर मसल्स की रिलैक्सेशन तब भी होती है जब आप हीट थेरेपी देते हो। लेकिन हीट थेरेपी कौन सी होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। कोल्ड हीट जो ड्राई हीट होती है वो फर्दर इरिटेट करती है, मॉइस्ट हीट इज इंपॉर्टेंट। मॉइस्ट हीट आपको हेल्प कर सकती है। ठीक हो गया,
इसके अलावा हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि आपने सॉफ्ट फूड्स खाने हैं, ठीक है, नरम ग़िज़ा खानी है ताकि बहुत ज्यादा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को बहुत ज्यादा वर्क ना करना पड़े, ठीक है क्या। अब वो कहते हैं कि हम टंग के प्रोप्रियोसेप्शन को बेहतर करते हैं, टंग की प्रोप्रियोसेप्शन को बेहतर करते हैं, टंग के कंट्रोल को बेहतर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर सारा दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आपने टंग की कंट्रोल को बेहतर करना है या प्रोप्रियोसेप्शन को बेहतर करना है। वो कहते हैं कि आपने अपनी टिप ऑफ टंग को हार्ड पैलेट के ऊपर प्लेस करें, ठीक है, फ्रंट टीथ पे, ठीक है, और ड्रॉ लिटिल सर्कल्स और लेटर्स ऑन द पैलेट, ठीक है। सिंपली अपने अपर पैलेट के ऊपर आपने टंग की टिप से क्या करना है, सर्कल्स बनाने की कोशिश करनी है या लेटर्स लिखने की कोशिश करनी है। दैट इज द कंट्रोल, दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसी तरीके से आपने सेकंड जो एक्सरसाइज है कि आपने टिप ऑफ टंग को अपने दांतों के अपर टीथ से पीछे रखना है, हार्ड पैलेट पे रखना है, ऊपर की तरफ रखना है टिप ऑफ टंग को, ठीक है, और अपने ब्लो करनी है एयर आउट ऑफ द टंग, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो टंग है वो क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, ठीक है। ये भी क्या है, आपका प्रोप्रियोसेप्शन है, आपके कंट्रोल बेहतर हो रहा है, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोग बहुत ज्यादा हवा भर लो अपने लाइक दिस चीक्स में, ठीक है, और पफ करके आपने एक्सेल करना है। दैट इज अदर एग्जांपल ऑफ टंग कंट्रोल एंड प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि आपने क्लिकिंग साउंड्स प्रोड्यूस करनी है विद द रूफ ऑफ टंग, विद द रूफ, ठीक है, मतलब आप टंग को यूज करते हुए लाइक दिस सारे करते होंगे, आवाज आ रही है मेरी टंग की आवाज की, ठीक है। तो स्ट्राइकिंग ऑफ टंग विद द अपर रूफ कैन प्रोड्यूस अ क्लिकिंग साउंड, ठीक है। ये जो क्लिकिंग साउंड है, ठीक है, ये भी आपका प्रोप्रियोसेप्टिव कंट्रोल बेहतर कर रही है, ठीक है। और जो आपकी रेस्टिंग पोजीशन है जॉ की, ठीक है, दैट इज स्लाइटली ओपन लाइक दिस। ये जब मैंने टीथ का अप्रोक्सीमेट कर लिया है तो इट इज नॉट अ रेस्टिंग पोजीशन। जब मेरे लिप्स अप्रोक्सीमेट है लेकिन मेरे टीथ में क्या है, स्लाइड सा डिफरेंस है लाइक दिस। दिस इज द रिलैक्स पोजीशन ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि आप जॉइंट मोबिलाइजेशन के लिए यूनिलेटरल मोबिलाइजेशंस परफॉर्म कर सकते हो, यूनिलेटरल डिस्ट्रैक्शंस ग्लाइड के साथ, और बायलेटरल डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। अब सिंपली डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि आप दो आर्टिकुलर सरफेसेस को सेपरेट करो, तो हम लोग कैसे सेपरेट कैसे करते हैं, अब ये तरीका देखें। सिंपली हम थंब को यूज करते हैं और अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज करते हैं। इंडेक्स फिंगर को हम पेशेंट के माउथ में इंसर्ट करते हैं विद ग्लव्स ऑन योर हैंड, ठीक है। ग्लव्स आप पहन के, ठीक है, वेयर ग्लव्स, ठीक है, प्लास्टिक ग्लव्स जो मिलते हैं आपके डिस्पोजेबल, ठीक है। आप क्या करते हो, ग्लव्स को यूज करते हुए आप इंडेक्स फिंगर माउथ के अंदर इंसर्ट करते हो और थंब से क्या करते हो, अपने इस मैंडिबल के हेड को ग्रिप कर लेते हो लाइक दिस स्ट्रांगली। आप इसको ग्रिप करके इसको नीचे की तरफ पुल करते हो। जब आप इसको नीचे की तरफ पुल करते हो तो दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स, ठीक है, वो आपके जॉइंट को सेपरेट कर रही है। समझ आ गई बात की, ठीक है। सो दिस इज यूनिलेटरल डिस्ट्रैक्शन। आप दोनों साइडों के ऊपर दोनों मैंडिबुलर हेड को पकड़ के आप नीचे लॉन्गिट्यूडिनली डिस्ट्रैक्ट करोगे तो दैट इज अ बायलेटरल डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। अब सिंपली यहाँ ये बिल्कुल लो के सामने, यहाँ पर अगर मैं इसको पुश करना शुरू करूं अंदर की तरफ, ठीक है, तो इस टीएमजे के ऊपर मीडियल ग्लाइड होगी, लेकिन इस टीएमजे के ऊपर लेटरल ग्लाइड होगी लाइक दिस, ठीक है। मैं इसको पुश कर रहा हूं, ठीक है, तो इस टीएमजे पे क्या है, मीडियल ग्लाइड है, अंदर की तरफ हो रही है, और इसके ऊपर कौन सी हो रही है, लेटरल ग्लाइड हो रही है। तो सेम टू सेम मैं अगर यहां से पुश करूंगा तो इसके ऊपर मीडियल ग्लाइड हो जाएगी और इसके ऊपर लेटरल ग्लाइड हो जाएगी, क्योंकि बोन एक ही है, मैंडिबल एक ही है, ठीक है। सो दीज मीडियल एंड लेटरल ग्लाइड्स दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप मीडियल एंड लेटरल ग्लाइड्स ले सकते हो,
ठीक है, टू इम्प्रूव द मोबिलिटी ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। Here your spine is ended, ठीक है। Now we will move towards the peripheral joints in the next lecture, ठीक है। जो elbow joint है, ठीक है, जो आपका shoulder joint, elbow joint है, wrist है, hand है, hip joint है, knee joint है और ankle joint है, हम लोग उसकी तरफ move करेंगे और वो पढ़ेंगे हम लोग in the next lectures, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपकी spine खत्म हो जाती है lecture 9 तक, ठीक है बेटा। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर थेरा के प्रैक्टिकल जो है वो हमारी मतलब ख्वाहिश ही रहनी है सर। थेरा 1 में भी यही हुआ, थेरा 2 में भी यही हुआ। नहीं बेटा, इंशाल्लाह ताला आप दुआ करें कि ऐसा कुछ ना हो कि आपके मतलब ये इतना लॉकडाउन रहे, ठीक है। अगर तो ये बेहतर हो गई हालत तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बुला लेंगे, जैसे पहले बुलाया। लेकिन सर आप कुछ दिखाने लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप वो यूनिलेटरल डिस्ट्रैक्शन बता रहे थे, आपने हाथ रखा है मैंडिबल के ऊपर और इंटरनेट स्टक हो गया और दरमियान का नहीं देखा, तो मैं बता रही हूँ कि इस तरह होता है जब कुछ भी प्रैक्टिकली आप बताने लगते हैं, तो सर थेरा के लिए आप बहुत जरूरी है। रिकॉर्डिंग में देखिएगा, अगर तो उसमें भी हो रही है तो फिर मैं वीडियो एक बना के भेज दूंगा आपको, ठीक है। अहमद अली मलिक, एहसन अफजल भट्ट, आयरा ईमान, प्रेजेंट। आयजा सुहेल, प्रेजेंट। आयजा सुहेल, आकिफा जावेद, अमल काजी, अमरीन बख्श, आमना इदरीस, अनम रशीद, प्रेजेंट। अकील अहमद खान, प्रेजेंट। अरीजा हामिद, प्रेजेंट। आरफा कबीर, अर्शिया नदीम, अरूबा मुनव्वर, आयशा अशरफ, सब प्रेजेंट। अरूबा मुनव्वर प्रेजेंट है। बेटा उठ जाएं। सर मैं जागे नहीं थी। आयशा अशरफ, आयशा मशाल, प्रेजेंट सर। आयशा जाहिद, Yes, sir, present. बिस्मा यासीन, दानिश ताहिरा, हाफिजा गनवा इकबाल, प्रेजेंट सर। हाफिजा मायदा रफीक, हफ्सा कलाम, प्रेजेंट सर। हफ्सा शफकत, हाजरा ग्रेवाल, हानिया मसूद, प्रेजेंट सर। हिरा याकूब, प्रेजेंट सर। हुमा फारूक, हुमैरा लियाकत, प्रेजेंट सर। इकरा शौकत, इरसा, प्रेजेंट। जन्नतुल मावा, जवेरिया सवाल, प्रेजेंट सर। कायनात मुस्तफ़ा, जी सर, present. कंजुल कमाल,
लाइबा आजम, Present, sir. मायरा इकबाल, Present, sir. मरियम मुश्ताक, मरियम इरफान, Present. मरियम मुबशरा, मरियम इकबाल, मैमूना अनवर, Sir. मिर्धा जलील, मिनाहिल, मोहम्मद अंसर अब्दुल्ला, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद बिलाल, Present. मोहम्मद फहद रफीक, मोहम्मद फहद रफीक, मोहम्मद हंजला क्यानी, मोहम्मद मोइनुद्दीन आदिल, Yes, sir. Present. मोहम्मद सुफियान साजिद, मोहम्मद तंजील साजिद, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद वकास इशफाक, Present. मुशीरा जहां, Present. नाहिद शौकत, Present. नाजनीन फातिमा, एक्सक्यूज मी सर, अहमद अली मलिक के लगा दें सर, उसका कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है। अच्छा बेटा, सर मेरी भी अटेंडेंस नहीं हुई, मेरा इंटरनेट। मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। अमल काजी। अच्छा बेटा, सर थैंक हुमा यू। फारूक। सर आकिफा जावेद की भी लगा दें। नाजनीन फातिमा, नूरुल ऐन, Present, sir. नूरुल ऐन खुरम, नूरुल हुदा असलम, राबिया असलम, प्रेजेंट सर। राबिया सलीम, राफिया अरशद, प्रेजेंट। रमीसा फातिमा, रिफत निजाम, रिमशा अली, रुबाब अशरफ, सबा मुनीर, प्रेजेंट। सादिया शाहिद, प्रेजेंट। सायरा बतूल, समिया सजाद, Present, sir. सना मुजाहिद, सना रफीक, सनम इकबाल, सनम इकबाल, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। शहनीन और सनम इकबाल के बाद है बेटा सारा अहमद, Present, sir. सवेरा, प्रेजेंट सर। सहरिश इकबाल, Present, sir जी. शबीर ज़हरा, शाइस्ता खालिद, प्रेजेंट सर। शहरीन महक, शहरीन महक,
जी शहरीन बेटा। सर मैं शहरीन में शाज़मा अशरफ, Present, sir. शाहजीन सलीम, शहजीन सलीम। अच्छा, शेर अदनान, शीरीन, Present. शुमाइला गफूर, Present, sir. सोबिया मुनीर, Present, sir. सोबिया मुनीर, सुमन अकरम, सुंबल अदनान, समर अब्बास, Yes, sir. सैयदा कायनात जहरा, तजाला रफीक, तैयबा अनवर, तहरीम यासीन, उन्जिला, प्रेजेंट उकबा सर। यासीन, उकबा यासीन, Present, sir. उरूज फातिमा, Present, sir. उसामा गजनफर, Present, sir. उस्मान इब्राहिम, Present, sir. वकास अहमद, सर जहा अंजिला की गौहर, लगा दी है? उन्जिला sir. जी सर। नहीं बेटा, हाँ जी प्रेजेंट है बेटा उन्जिला। जहा गौहर, Present, sir. जैनब आबिद, Present, sir. जैनब इमरान, जैनब नुमान। Present, sir. Sir, Zainab Imran present. ठीक है बेटा। सर ओके, हाफिजा मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। किसका बेटा? हाफिजा हाफिजा मायदा। हाँ जी। सर सर मेरा भी। सर रिमशा अली की भी लगा दे, मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था। सर अमरीन बख्श का भी। सर आकिफा जावेद का। मरियम इकबाल का भी। रिमशा अली, मरियम इकबाल, सारे अभी आकिफा जावेद। सर अच्छा, अमरीन बख्श का भी। ये अटेंडेंस सर के मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो गया हुआ था, कनेक्ट ही नहीं सर हो ये रहा था। मोहम्मद फहद की भी लगा दें सर, उसका भी नेट चला गया। मरियम इकबाल का हो गया बेटा 1 by 1, 1 मिनट। नेक्स्ट आकिफा जावेद। मोहम्मद आकिफा जावेद। नेक्स्ट जी बेटा। सर अमरीन बख्श। रिमशा अली। जो लड़का बोल रहा है मोहम्मद फहद। मोहम्मद फहद। सर हुमा फारूक। हुमा। हुमा फारूक। अच्छा बेटा। सर अमरीन बख्श। हुमा फारूक आगे। और सर बेटा अमरीन बख्श। तैयबा। अनवर। अच्छा, और सर सर मोहम्मद ये सुफियान आमना साजिद। इदरीस कर दी आपने। बेटा जो बच्चा भी बता रहा है अपनी अटेंडेंस बताए। नेक्स्ट अब बताएं। सर आमना इदरीस। बेटा मैंने क्या पढ़ाया आमना इदरीस? सर जब आपने अटेंडेंस लेना शुरू की थी ना तो 58 स्टूडेंट्स थे उसमें मीटिंग में, और जब आप अटेंडेंस ले रहे थे तब सर 65 तक चले गए थे। हाँ मुझे पता चला, मैं इसलिए अमरीन पूछ रहा हूँ। बख्श। आमना बेटा मैं आमना इदरीस बेटा मैंने क्या पढ़ाया? अमरीन बख्श जी बेटा क्या पढ़ाया मैंने? आकिफा जावेद बेटा क्या पढ़ाया मैंने?
हाफिजा मायदा रफीक, क्या पढ़ाया बेटा मैंने? हुमा फारूक, बेटा क्या पढ़ाया? ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।